तो इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर केसी सिन्हा 8 क्लास का एक नया चैप्टर देखेंगे। इस चैप्टर का नाम है चतुर्भुजों का समझ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बेसिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग बेसिक देखते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है। तो यहाँ पे चतुर्भुजों का समझ, तो सबसे पहले हम लोग चतुर्भुज के बारे में देख लेते। तो यहाँ पे देखिए, यदि ABCD कोई चतुर्भुज है, ठीक है। आपको पता है चतुर्भुज, यहाँ पे चतुर्भुज का टाइप, उसका डिफिनेशन सब कुछ देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे फिगर में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कि ABCD ये एक चतुर्भुज है, ठीक। तो यहाँ पे चतुर्भुज है, तो आपको पता है यहाँ पे AB ये हुआ एक भुजा है, ठीक। AB हो गया, BC हो गया, DC हो गया, AD हो गया। यहाँ पे 4 भुजाएं हैं, तो इसकी ये भुजाएं हो गया AB BC CD। A और B तथा C और D ये सब इसके शीर्ष है। 4 भुजा है तो 4 इसका शीर्ष होगा। उसके बाद यहाँ पे AC तथा BD, ये रहा AC तथा BD, इसका विकर्ण हुआ, ठीक है। इसका ये विकर्ण होगा, 2 विकर्ण होंगे इसमें। और ABCD एंड AD और BC ये सम्मुख का मतलब जो सामने वाला है, AD का सामने वाला हो गया BC, ठीक है। उसी प्रकार AB का सामने वाला हो गया DC। तो ये इसका सम्मुख भुजा हुआ, ठीक है। ये सम्मुख भुजाएं होंगे। और इसके कोण सम्मुख कौन सा होगा, तो D का सामने जो होगा ये रहा B, तो D का सम्मुख B कोण होगा, और A के सामने वाला होगा C कोण होगा, ठीक है। तो यहाँ पे AC एंड BT इसके सम्मुख कोण है, ठीक है, इसके सम्मुख कोण है। उसके बाद यहाँ पे कोण B और कोण C, कोण B और कोण C तथा कोण C और कोण D और A, कोण A और B इसके आसन कोण के युग में, आसन कोण के युग में मतलब कि यहाँ पे देखिए, इस ये जो कोण हुआ A और ये कोण हुआ D, तो इसके आसन कोण के युग में। उसी प्रकार से B का हो गया C, और C का यहाँ पे D भी, जो ये भी आसन है, ठीक है। तो ये आसन कोण के युग में होंगे, D का C ये आसन कोण के युग में हुआ DC, ठीक है। तो इस प्रकार से AD आपका आसन हो गया, B और C भी आसन हो गए। उसी प्रकार से कोण A हो गया, कोण B हो गया, ये भी आसन कोण के युग में, ठीक है। उसके बाद आसन भुजा भी होता है, आसन। तो यहाँ पे AB और BC यानी AB और BC ये दोनों आसन हो गए, यानी एक ही बिंदु पर दोनों भुजा मिल रहा है, तो ये होगा आसन भुजा। उसी प्रकार से AD और ये AB ये भी आसन भुजा होंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे DC और BC भी देखेंगे तो आसन भुजा होंगे, ठीक है। तो AB BC BC CD और यहाँ पे CD AD और AD AB ये सभी आसन भुजा के युग्म हो गए, ठीक है। तो इतना चीज़ें आपको कंप्लीट हो गया होगा। तो अब यहाँ पे एक टर्म है कि यहाँ पे सरल वक्र यानी सिंपल कर्व, यहाँ पे देखें तो पहला में वह वक्र जो स्वयं को प्रतिच्छेद ना करे सरल वक्र कहलाता है। जो प्रतिच्छेद नहीं करेगा वो सरल वक्र होगा। इसको अपने माइंड में सेट कर लेना है। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ये फिगर जो है, ठीक है, ये स्वयं को प्रतिच्छेद नहीं करता है। वक्र सरल वक्र है क्योंकि ये स्वयं को प्रतिच्छेद नहीं करता है। लेकिन हम इसके नीचे अगर देखें यहाँ पे, तो ये प्रतिच्छेद कर रहा है, ये भी प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये सरल वक्र नहीं होंगे, ठीक है। दूसरा में बंद और खुला वक्र। तो पहला में खुला वक्र, तो वह वक्र जो एक बिंदु से आरंभ होता है और दूसरे बिंदु पर समाप्त होती है खुला वक्र कहलाएगा। यानी खुला रहेगा वो खुला वक्र होगा। जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ और इस प्रकार से हमने ऐसे कुछ भी खींचा तो वो कहीं और दूसरे बिंदु पर समाप्त हो गया, ठीक है, तो ये खुला वक्र होगा। अगर वहीं पे समाप्त होता है जहाँ से यह स्टार्ट हुआ तो ये बंद हो जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से बंद वक्र है, तो वह वक्र जो एक बिंदु से आरंभ होती है और उसी बिंदु पर आकर समाप्त होती है उसको हम लोग बंद वक्र बोलेंगे। तो यहाँ पे ये खुला वक्र हुआ, ये खुला हुआ, लेकिन ये बंद है, ये बंद है और ये बंद वक्र है। उसके बाद यहाँ पे एक बंद वक्र का अभियांतर यानी अंदर वाले और बहिर्भाग, यानी 2 भाग इसका होंगे। तो एक अंदर वाले भाग, जैसे कि यहाँ पे छायांकित किया हुआ, तो ये अंदर वाले भाग है और इसका ये बाहर वाले भाग हुआ, ठीक है, 2 भाग होंगे इसका। तो चित्र 1 में बंद भाग के अभियांतर अंदर वाले भाग को छायांकित किया गया है और बंद भाग के बहिर् वाले भाग को भी छायांकित किया गया है। बंद भाग के अभियांतर की एक परिसीमा होती है, ठीक है, अंदर में एक सीमा होता है और लेकिन बहिर्भाग की परिसीमा नहीं होती है। तो बाहर का कोई सीमा नहीं है, कहीं भी अनंत होता है, ठीक है, और अंदर में ये एक सीमा है, इतना तो इतना ही, ठीक है।
अब बहुभुज किसको बोलेंगे, बहुभुज मतलब बहुत सारे भुजा। तो बहुभुज जो यहाँ पे बोला केवल रेखाखंडों से बना, रेखाखंड का मतलब ये हुआ रेखाखंड, ठीक है, रेखाओं का जो टुकड़ा होता है, जैसे ये रहा, ये भी एक रेखाखंड है, ठीक है, तो ये एक रेखाखंड हुआ। तो रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र, सरल मतलब हम लोग अभी देखे जो प्रतिच्छेद नहीं करता हो, ठीक है, उसको सरल बोलेंगे। और वो कैसा होना चाहिए, बंद वक्र जो होगा वो बहुभुज कहलाता है। यानी रेखाखंडों से बना, यानी ऐसे 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 इस प्रकार से बना, तो यहाँ पे ये रेखाखंड हुआ, ये सभी रेखाखंड हुए और सरल है क्योंकि प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, और बंद वक्र है, तो ये बहुभुज कहलाएंगे। इस प्रकार एक आकृति बहुभुज होती है यदि वह सरल बंद आकृति हो और केवल रेखाखंडों से बनी हो, ठीक है, तो वो बहुभुज होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो ये तो सिंपल बात है कि ये सरल है ही नहीं, क्योंकि प्रतिच्छेद जो करता है वो सरल नहीं होता, ये भी सरल नहीं होगा, और ये बंद है ही नहीं, ठीक है, और यहाँ पे ये बंद है और सरल भी है, लेकिन इसमें रेखाखंड नहीं है, ये वाले जो इस प्रकार से रेखाखंड नहीं होता है, ठीक है, रेखाखंड ऐसे सोजा होगा। लेकिन यहाँ पे फिगर देखें तो ये वक्र जो है वो बहुभुज है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, सब में रेखाखंड होगा और सभी बंद है और सभी सरल है, ठीक है। बहुभुज की भुजाएं शीर्ष और विकर्ण, जैसे कि हमने अभी पहले ही देखा था शीर्ष और विकर्ण के बारे में, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। शीर्ष किसको बोलते हैं, विकर्ण किसको बोलते हैं, सम्मुख भुजा, आसन कोण, ये सब कुछ हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पे जो फिगर है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें शीर्ष ये रहा, ये रहा, ये रहा, विकर्ण यहाँ पे दो शीर्ष को मिलाते हैं, ठीक है, वो आसन शीर्ष नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो दो शीर्ष को मिला दिया ऐसे इस प्रकार से, तो यहाँ पे इस प्रकार से विकर्ण हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बहुभुज के विकर्ण, किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं दो शीर्ष जो आसन शीर्ष ना हो को मिलाने से प्राप्त होता है। आसन शीर्ष मतलब ये आसन हुआ और ये आसन शीर्ष हो गया, तो इसको मिलाने से थोड़ी विकर्ण बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये विकर्ण हुआ, ये विकर्ण हुआ, उसी प्रकार से इसमें इस प्रकार से मिलाया हुआ बहुत सारे ऐसे ऐसे और ऐसे, तो ये विकर्ण हो गया आपस में, ठीक है। और ये भी यहाँ पे यहाँ पीछे भी मिला, ये भी एक विकर्ण है और ये भी एक विकर्ण है। बहुभुजों का यहाँ पे वर्गीकरण देखें तो यहाँ पे जो तीन भुजा होता है, त्रिभुज जो होता है, यहाँ पे इसकी आकृति हुआ है, तो त्रिभुज में तीन भुजा होंगे, तीन शीर्ष होंगे, ठीक है, इसमें, और चतुर्भुज में चार भुजा चार शीर्ष होंगे, इस प्रकार से आकृति होगा उसका। पांचभुज में पांच भुजा पांच शीर्ष होंगे, तो यहाँ पे दिया हुआ षष्ठभुज यानी छः भुजा छः शीर्ष होंगे, यह आकृति रहा, इसमें गिन सकते हैं 6 होगा। सप्तभुज हो गया 7 रहेगा, अष्टभुज हो गया, उसी प्रकार से यहाँ पे नवभुज 10 भुज, उसी प्रकार से डॉट 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 n भुजा तक, ठीक है, भुजा को हम लोग n से डिनोट करेंगे। तो अगर n भुजा होगा अर्थात 100 भुजा होगा तो 100 शीर्ष 100 भुजा होगा, ठीक है, 100 भुज वाला जो भी होगा बहुभुज, उसमें 100 भुजा 100 शीर्ष होंगे। अब यहाँ पे उत्तल और अपतल बहुभुज के बारे में देखें तो यहाँ पर कुछ अब उत्तल बहुभुज और कुछ अपतल बहुभुज दिए गए आकृति देखें। तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे देखने से पता चलता है कि इसमें आपका कोई भी ऐसा आकृति में नहीं दिख रहा होगा कि बाहर की ओर मिलाकर बन जाए विकर्ण, ठीक है, इसमें मगर विकर्ण खींचेंगे तो अंदर ही बनेगा, ठीक है। लेकिन इसमें जो फिगर देख रहे हैं इसमें बाहर भी हम लोग इस प्रकार से मिला सकते हैं, इस प्रकार से मिला सकते हैं, इस प्रकार से मिला सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी इस प्रकार से हम लोग मिला सकते हैं। तो ये हमारा जो होगा ये उत्तल होगा, ठीक है, ये उत्तल होगा। और जो हमारा बाहर की ओर इस प्रकार से निकला हुआ जिसमें हम लोग बाहर विकर्ण खींच सकते हैं उसको हम लोग अपतल बोलेंगे। तो चलिए इसका डिफिनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले उत्तल बहुभुज, तो वह बहुभुज जिसके विकर्णों का कोई भी भाग इसके बहिर्भाग में नहीं होता है उत्तल बहुभुज कहलाता है, यानी कोई भी भाग उसका बाहर में नहीं होगा। जैसे हमने फिगर में देखा तो जो अपतल था उसमें बाहर की ओर था, बहिर्भाग था। उत्तल बहुभुज के अंतभाग या फिर सीमा पर कोई दो बिंदु को लेकर मिलाया जाए तो वह रेखाखंड पूर्णतः बहुभुज के अभ्यंतर में होगा, ठीक है। कोई भी दो शीर्ष अगर हम लेंगे उत्तल के अंतभाग में या फिर सीमा पर कोई दो बिंदु को अगर मिलाएंगे तो वो क्या बनेगा, अंदर में बनेगा, ठीक है। और अपतल में वह बहुभुज जिसका कम से कम एक विकर्ण उसके बहिर्ग में होगा, कम से कम एक विकर्ण उसके बाहर में अगर होगा तो वो अपतल बहुभुज होगा। जैसे कि हमने फिगर में देखा पीछे, तो वहाँ पे एक विकर्ण बन रहा था बाहर की ओर। चित्र 1 में दिए गए सभी बहुभुज उत्तल में था, हमने चित्र 1 अभी देखा, और चित्र 2 में जो भी था वो अपतल बहुभुज था। यहाँ हम केवल नोट में है
कि यहाँ हम केवल उत्तल बहुभुजों के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पे हम लोग सिर्फ उत्तल बहुभुज के बारे में अध्ययन करेंगे, अर्थात उसमें जो बाहर विकर्ण नहीं बनेगा, वैसे फिगर के बारे में यहाँ पर हम लोग नहीं देखेंगे। अब आता है सम तथा विषम बहुभुज। सम बहुभुज जिसका भुजा और कोण सभी आपस में इक्वल होंगे, लेकिन विषम में ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे एक सम बहुभुज तथा समकोणित होता है। सम बहुभुज होगा तथा समकोणित, यानी कोण भी सम होगा और भुजा भी सम होगा, मतलब बराबर होंगे। उदाहरण के लिए एक वर्ग में भुजाएं तथा कोण बराबर होता है। वर्ग के बारे में आप लोगों को पता होगा, चतुर्भुज का ही एक टाइप है। तो वर्ग में सभी भुजा आपस में इक्वल होते हैं और तथा सभी कोण भी इक्वल होते हैं, 90 डिग्री का होता है। तो इसीलिए वर्ग एक समबहुभुज है। और एक आयत की अगर बात किया जाए तो वो समकोणित तो होता है, यानी कोण उसका सभी, जैसे यहाँ पे फिगर है ना, तो यहाँ पे सभी कोण जो है इक्वल होता है, 90 डिग्री, ये भी है 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। लेकिन इसका जो भुजा होता है वो बराबर नहीं होता, क्योंकि इसका जो भुजा होता है सिर्फ आमने सामने इक्वल होता है। ठीक है, ये वाला बराबर होंगे, ये वाला बराबर होंगे, परंतु समभुज नहीं होते, अर्थात भुजा इक्वल नहीं होता है। अतः आयत एक समबहुभुज नहीं है। समबहुभुज त्रिभुज एक समबहुभुज होता है। ठीक है, समबाहु जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज का प्रकार भी पता होगा आपको। तो 3 प्रकार की भुजा के आधार पे होता है, एक समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। तो समबाहु में तीनों इक्वल होता है और कोण भी तीनों बराबर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे फिगर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे नोट में दिया हुआ इस प्रकार से या फिर इस प्रकार का, इस चिन्ह का हम लोग उपयोग, जैसे यहाँ पे डबल मारा हुआ है, यहाँ पे सिंगल मारा हुआ है। ठीक है, और दोनों में सिंगल मारा हुआ मतलब दोनों इक्वल है, इसमें दोनों में डबल मतलब दोनों इक्वल है, दोनों में एक जैसा साइन है तो दोनों इक्वल है का प्रयोग हम लोग उपयोग बराबर लंबाई वाले रेखाखंडों के लिए किया जाता है। पहला में दिए गए सभी बहुभुज सम बहुभुज हैं और दूसरा में दिया गया सभी बहुभुज विषम बहुभुज। यहाँ पे जो पहला फिगर आपका दिखाया गया उसमें इस प्रकार से साइन है, मतलब सभी में एक ही जैसा साइन है, मतलब सभी इक्वल है। इसमें भी उसी प्रकार से सभी बहुभुज में, सभी भुजा में एक जैसा साइन है। ठीक है, लेकिन इसमें देखें तो इसमें सिर्फ साइन है, बाकी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, मतलब ये दोनों ही सिर्फ इक्वल है, तो ये आपका विषम होगा। और ये इस दोनों में देखें तो ये इक्वल है, ये इक्वल है, मतलब ये चारों जितना होगा सभी इक्वल होंगे, लेकिन ये दोनों सिर्फ इक्वल है। ठीक है, मतलब इससे ये वाले भुजा से अलग होंगे ये वाले। ठीक है, तो यहाँ पे सभी भुजा आपस में इक्वल नहीं है, तो ये विषम होगा। तो अब हम बात करेंगे एक बहुभुज के बाह्य और अंतः कोणों का योग के बारे में बात करेंगे, और ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसको आप माइंड में रखेंगे। ठीक है, तो हमने जो भी जाना है वो सभी आपके लिए उपयोगी है। तो यहाँ पे आपका एन बहुभुज वाले बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, यानी एन बहुभुज, अर्थात एन के जगह पे 2, 4, 5, 8 जो भी हो, 8 होगा तो 8 भुजा वाले बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, या फिर 10 होगा तो 10 बहुभुज वाले, एन के जगह पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे आपको ABCD नीचे फिगर दिया हुआ है। ठीक है, इस फिगर में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा है। ठीक है, अगर 5 भुजा, जितना भुजा होगा उसमें उतना शीर्ष होंगे। ठीक है, ये हमने अभी पहले फिगर देखा था, तो देखा था 100 भुजा तो 100 शीर्ष। ठीक है, 100 भुज वाले 100 भुजा 100 शीर्ष होंगे। तो यहाँ पे इसी प्रकार से 5 भुजा है ना, तो यहाँ पे 5 ही आपका शीर्ष होगा और 5 ही यहाँ पे कोण, जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, ये 5 हुआ, 5 शीर्ष है। और जब इसके बाहर में भी कोण बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 1 कोण हुआ, 2 कोण हुआ, 3 कोण हुआ और 4 कोण हुआ, ये 5 कोण हुआ, तो इसमें बाहर कोण बन रहा है। तो एक ही बात यहाँ पे आप ध्यान में रखेंगे कि चाहे कितना भी भुजा हो, ठीक है, कोई कितना भी भुजा हो, उन सभी बाहरी कोण जो भी होगा, बाह्य कोण, उन सभी का योग होगा, वो होगा 360 डिग्री। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि बाह्य कोण जो होगा वो सभी का योग 360 डिग्री होगा, चाहे जितना भुजा हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे सिद्ध भी किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वही लिखा हुआ कोण 1, कोण 2, 3, कोण 3, 4, यहाँ पे घुमाने पर यहाँ तक गया। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया है और यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, यानी एक चक्कर ये पूरा कर लिया। तो एक चक्कर यानी कि 360 डिग्री उसका होगा। अब यहाँ पे कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, यहाँ पे सभी कितना होंगे 360 डिग्री। तो ये आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अगर टोटल 360 डिग्री है और यहाँ पे 5 कोण है, ठीक है, 5 शीर्ष है, तो इसमें प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा, तो हम यहाँ पे 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 5 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 5 कोण है, तो सभी यहाँ पे इक्वल होंगे। ठीक है,
तो 5 हो, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 सते 35 और 5 दूनी 10, 5 सते 35 और 5 दूनी 10 यानी 72 आता है। ठीक है, 72 डिग्री का यहाँ पे सभी कोण होंगे। ठीक है ना, ये भी 72 डिग्री, ये भी 72 डिग्री, ये भी 72 डिग्री, ये भी 72 डिग्री। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। या फिर आपसे ये भी बोल सकता है कि एक कोण अगर 72 डिग्री का होगा, यहाँ पे ऐसे नहीं पूछेगा, ऐसे ही पूछेगा कि टोटल 360 डिग्री का कोण है, उसमें से यहाँ पे 5 गो अगर शीर्ष है तो टोटली ये सब कितने कितने डिग्री के होंगे। या फिर आपसे ऐसे पूछ सकता है कि टोटल 360 डिग्री का तो बनता ही है बाह्य कोण में, उसमें अगर एक 60 डिग्री का है तो उसमें कितना शीर्ष होंगे। तो हमको पता है प्रत्येक शीर्ष यानी उतना ही कोण होगा। तो 60 डिग्री का अगर एक बनता है और मतलब 360 डिग्री टोटल बनता है तो 6 छक्का 36 है ना, 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 छक्का 36 यानी कि 6 आएगा आंसर। यानी उसका मतलब ये हुआ कि उसमें 6 शीर्ष होंगे अर्थात 6 कोण होगा उसमें। ठीक है, और सभी 60 डिग्री का होगा, 6 छक्का 36 360 डिग्री। तो हमें पता चला यहाँ पे कि जो बहुभुज का जो भी बाह्य कोण का योग होगा वो टोटली 360 डिग्री होगा। कितनी भी भुजाओं वाला बहुभुज लेने पर बहुभुज के सभी यहाँ पे बाह्य कोण होंगे। ठीक है ना, बाहरी कोण होंगे, यहाँ पे अंतः कोण नहीं होगा। बाह्य कोण का योग जो होगा वो 360 डिग्री का होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एन भुजा वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल। इससे पहले हम अगर इस फिगर को अगर गौर से देखें तो अगर इसमें हम लोग देख पा रहे ऐसे है, हमको पता है एक जो रेखा होता है उस पर टोटली कितना डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी टोटल 180 डिग्री का बनेगा, जिसमें से ये बाह्य कोण है और बाकी जो है ये अंतः कोण हुआ। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमने देखा ये 72 डिग्री का कोण होगा तो जो भी बचा 180 के अलावा 180 में से 72 डिग्री को घटाएंगे तो जितना बचेगा वो अंदर वाले इतना कोण होगा। ठीक है ना, तो हमें यहाँ पे फाइनली पता है कि ये जो कोण है यहाँ पे ऐसे बन रहा है, यहाँ पे 1 बन रहा है तो ये टोटली 180 डिग्री का होगा, ये आपको पता है। तो यहाँ पे भी टोटल 180 डिग्री बनेगा, यहाँ पे भी टोटल 180 और इसमें भी 180 डिग्री, इसमें भी 180 डिग्री और इसमें भी 180 डिग्री, क्योंकि रेखा पे टोटली कोण 180 डिग्री का बनता है। ठीक है, यानी बाह्य कोण और अंतः कोण को मिलाकर टोटल 180 डिग्री का बनेगा। यानी एन भुजा रहेगा तो अंदर और बाहर का जो योग होगा वो n गुना 180 डिग्री होगा। जैसे सपोज अगर 5 कोण होता, 5 भुजा वाले होते, जैसे यहाँ पे 5 भुजा वाला है तो यहाँ पे 5 ही कोण बन रहा है। ठीक है, तो 5 कोण बन रहा है तो बाहरी और अंदर वाले कोण का टोटल योग कितना होगा, तो हमको पता है टोटल यहाँ पे 180 दोनों तरफ, तो ऐसा ऐसा क्या हुआ 5 गो, तो 5 गुना 180 होगा। ठीक है, तो n रहेगा, n भुजा वाले अर्थात 5 10 20 कुछ भी हो तो उतना गुना 180 डिग्री का होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे अंतः कोण को हम लोग फार्मूला यहाँ पे बनता है। देखिए यहाँ पे n भुजा वाले बहुभुज n शीर्ष होंगे। ठीक है, n भुजा वाले होंगे तो n शीर्ष होंगे, बहुभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 180 डिग्री का कोण बनेगा, प्रत्येक शीर्ष पे अंतः कोण बाह्य कोण को मिलाकर। अतः सभी n शीर्षों पर बने कोणों का योगफल कितना होगा, n गुना 180 डिग्री। अगर 5 होगा तो 5 गुना 180 डिग्री, 10 होगा तो 10 गुना 180 डिग्री। तो स्पष्टतः सभी अंतः कोणों का योग प्लस सभी बहिष्ठ कोणों का योग जो होगा वो n गुना 180 डिग्री होगा। अगर वही 5 भुजा वाले होंगे तो 5 गुना 180, 10 होंगे तो 10 गुना 80। ठीक है, तो सभी अंतः कोणों का योग, तो सभी अंतः कोणों का योग तो हमें पता नहीं होता है, लेकिन यह कंफर्म होता है कि जो सभी बाह्य कोण का जो योग होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। तो सभी अंतः कोणों का योग प्लस में सभी बाह्य कोण का योग यहाँ पे लिखा हुआ 360 डिग्री बराबर में कितना होगा, n गुना 180 डिग्री के ये इक्वल होगा। सभी अंतः कोणों का योगफल जो होगा यहाँ पे 360 डिग्री प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। तो यहाँ पे 180 डिग्री यहाँ पे अगर घटा दें तो नहीं, तो यहाँ पे कॉमन लिया हुआ 180 डिग्री कॉमन ले लिया। ठीक है, 180 डिग्री कॉमन लेने के बाद में यहाँ पे क्या बचेगा, जैसे n गुना 180 डिग्री है और माइनस में 360 डिग्री है, तो 180 डिग्री यहाँ पे अगर कॉमन ले लिया, इसमें से 180 डिग्री कॉमन ले लिया तो बचा क्या अंदर में यहाँ पे 180 डिग्री कॉमन लिया तो 118 दूनी 36 होता है, तो यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे माइनस है तो माइनस। यहाँ पे तो 180 डिग्री कॉमन ले ले तो यहाँ पे कुछ नहीं तो एक ही बचेगा, तो n गुना 1 n ही रहेगा। ठीक है, तो यानी n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। फिर से इसको वापस से गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, गुना करेंगे तो यहाँ पे 18 दूनी 36 माइनस में 360 डिग्री आ जाएगा और फिर से गुना करेंगे n गुना, तो n गुना फिर से ये 180 डिग्री हो गया। ठीक है, फिर से पहले वाला हो गया ये। ठीक है, तो ये होता है।
तो यहाँ पे उस प्रकार से 180 डिग्री यहाँ पे कॉमन लिया हुआ है, तो यहाँ पे बचा क्या 2 - n बचा। तो अब यहाँ पे 9 जो है इसको हम लोग 180 डिग्री को यहाँ पे लिख सकते हैं 9 गुना 2, ठीक है। तो यहाँ पे 9 डिग्री गुना 2 लिखा हुआ है, तो 2 को यहाँ पे आगे भेजा गया, ठीक है। इंटू में है, किधर भी हम लोग कर सकते हैं। तो 90 डिग्री इंटू में आगे में 2 लिखा है। अब 2 से यहाँ पे गुना कर दिया, 2 × n 2n और 2 दूनी 4 कर दिया, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला हो गया 2n माइनस में 4 समकोण हो गया। या फिर इसका फार्मूला आप ऐसे भी याद रख सकते हैं 2 × या फिर डायरेक्ट ये वाला फार्मूला भी याद रख सकते हैं n - 2 × 180 डिग्री, या तो आप ये भी फार्मूला रख सकते हैं। लेकिन 2n माइनस, क्योंकि 2 जो है ना इसमें से निकाला गया है, 180 डिग्री में से 2 को निकाल कर इसमें गुना हुआ है, तो 2n - 4 है, 2 दूनी 4। तो आप ये वाला याद रखेंगे कि जो आपका अंतःकोण का जो योगफल होगा ना वो होगा n - 2 × 180 डिग्री या फिर 2n - 4 × समकोण अर्थात 90 डिग्री, ठीक है। तो आपको ये याद रखना। सपोज आपके पास 5 भुजा वाले होंगे तो उसे अंतःकोण का योगफल कितना होगा, तो यहाँ पे हम लोग 5 रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे या फिर यहाँ पे रखेंगे, ये फार्मूला याद रहेगा तो, ठीक है। तो 5 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 हो जाएगा, सॉरी 5 यहाँ पे रखेंगे तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, 18 तो ये कितना हो जाएगा 54, तो यानी 540 डिग्री अंतःकोण का योग आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होगा। तो ये दोनों आपको माइंड में होना चाहिए। आप लोग यहाँ पे जांच भी कर सकते हैं। टोटली यहाँ पे ये 360 डिग्री का बना है, तो अंदर कितना बनेगा, तो आप लोग यहाँ पे रख के भी देख सकते हैं। 5 भुजा वाले हैं तो अंदर वाले कोण कितना आएंगे, और आप लोग उसको संतुष्ट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 5 रखेंगे तो कितना आता है 540 डिग्री आता है 5 रखने में। 5 में से 2 गया 3, 18 × 3 = 54, 540 डिग्री, ठीक है। और हम लोग को पता है यहाँ पे टोटली 180 बनेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो 18 × 5 कितना होता है 800 होता है ना। 18 × 5 80, 18 दूनी 36, यहाँ पे 180 है, 180 है, 180 है, 5 हुआ है। 18 दूनी 36, 18 × 4 = 18, 72, 18 × 5 = 90, यानी 900 टोटल बनता है, ठीक है। 900 बना ये टोटली, उसमें से 360 तो बाहर वाले हैं, टोटल 900 बने तो 360 तो बाहर वाले, 360 डिग्री घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पे 8 में से 3 गया 5 बचेगा, यानी 540 डिग्री ऐसे भी आ गया, ठीक है। तो टोटली हमको पता है 180 बनता है, ऐसे 5 है, उसमें से हमको ये कंफर्म है कि बाहर 360 डिग्री का बनता है। तो टोटली 900 बना, तो 900 में से 360 डिग्री घटा देंगे तो जो बचा वो अंतःकोण का बचा। तो ये आपका फार्मूला आपको याद रखना है ये वाले, और ये तो आपका पता ही होगा जो बाहुकोण का योग होता है वो टोटली 360 डिग्री होता है। तो ये टाइप आपको याद होने चाहिए। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे, और साथ ही में अगले पार्ट में हम लोग ये देखेंगे त्रिभुज का प्रकार। वैसे त्रिभुज का प्रकार आपको ये क्वेश्चन के समय ही आपको दिखाने का मतलब बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को आप लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 11.1 को। तो अगर आपको बेसिक क्लियर है पूरी तरीके से, आप जो भी हमने बताया बेसिक बस उतना कंप्लीट कर लो भाई, ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। बेसिक आप सबको पता, हम चैप्टर बाई चैप्टर ही बेसिक देखते हैं। बेसिक इसलिए देखते हैं क्योंकि बिना बेसिक का तो मैथ बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो अगर बेसिक आपका क्लियर है तो ये सब क्वेश्चन को आप धुआं उड़ा दोगे। तो यहाँ पे देखिए आपको आकृति देखना, मिलान करने के लिए बोल रहा है ना, सुमेलन करें। तो जैसे ये फिगर देखते हैं, ठीक है, और ये फिगर देखते हैं और ऑप्शन देखते हैं। ए है तो क्या ये सरल बंद वक्र है, नहीं। बंद वक्र, सरल बंद वक्र अगर होता, सरल का मतलब वो तो प्रतिच्छेद नहीं करता, ठीक है, और बंद वक्र करता, ठीक है। तो सरल तो है ये, लेकिन बंद वक्र नहीं है। बंद वक्र जो सरल नहीं है, ठीक है, तो बंद तो ये है भी नहीं, तो इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे पूरा सरल वक्र जो बंद नहीं है, तो हाँ ये आपका ए जो है ना वो सरल वक्र है, लेकिन ये बंद नहीं है। सरल वक्र क्यों है, क्योंकि ये प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, ठीक है, और यहाँ से वो बंद भी नहीं है। तो ए का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर। तो ये क्लियर है। अगला ऑप्शन यहाँ पे था सरल वक्र नहीं है, तो क्या ये सरल वक्र नहीं है, तो ये तो है, तो ए का हो जाएगा आर, ठीक है। अब बी में अगर हम देखें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये तो होगा नहीं, सरल बंद वक्र है। सरल मेन मत, ये तो सरल ही नहीं है क्योंकि ये प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है ना, और प्रतिच्छेद कर रहा है इसका मतलब ये सरल नहीं है। उसके बाद बोल रहा है अगला आपका बंद वक्र जो सरल नहीं है। तो बंद वक्र ये जो सरल नहीं है, तो ये तो बंद वक्र है, ठीक है ना। इसको जो हम देख रहे हैं ये तो बंद नहीं है, एक्चुअली ये बंद नहीं है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, ये क्यों में बोल रहा है बंद वक्र जो सरल नहीं है। तो ठीक है ये सरल नहीं है लेकिन बंद वक्र,
तो ये बंद वक्र नहीं है। बंद वक्र उसको बोलते हैं जो एक बिंदु जहाँ से स्टार्ट हुआ ना वहीं पे ख़त्म होना चाहिए, लेकिन ये स्टार्ट ऐसे हुआ है लेकिन ख़त्म कहीं और पे हुआ है, ठीक है ना, तो ये नहीं होगा। फिर अगला अगर हम पढ़ें तो यहाँ पे देख रहे हैं सरल वक्र जो बंद नहीं है, सरल वक्र जो बंद नहीं, ये तो हो गया ना, पहले वाला था ना। तो अगला यहाँ पे सरल वक्र नहीं है, तो बस एक ही को है जो सरल वक्र नहीं है, यहाँ पे प्रतिच्छेद ये कर रहा है ना, तो हमको पता है जो सरल वक्र होते हैं वो प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका बी का हो जाएगा एस हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग तीसरा नंबर में देखें सी, तो सी तो सिंपल यहाँ पर देख रहे हैं, ये तो बंद है, तो बंद वाले ऑप्शन देखते हैं, सरल बंद वक्र, तो ये सरल है तो हाँ प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसका मतलब सरल बंद वक्र है, तो हाँ भाई बंद वक्र है, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना, यही हो जाएगा सरल बंद वक्र, यही है ना। और बाकी तो ये हमारा बंद वक्र जो सरल नहीं है, तो बंद वक्र जो सरल नहीं है वो कौन है, तो ये रहा हमारा डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। डी जो होगा वो सरल वक्र नहीं है ना, क्योंकि ये प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है, और बंद वक्र जो सरल नहीं है, तो यही बंद है, बंद तो है ही लेकिन सरल नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। बंद है मतलब ये जहाँ से समाप्त हुआ वहीं पे आके रुका, ठीक है ना, देख रहे हैं ना, तो ये बंद है। तो अब यहाँ पे आराम से सरल बंद वक्र इसमें से कौन है, तो आप आराम से बता देंगे सरल होना चाहिए और बंद वक्र होना चाहिए। सरल का मतलब प्रतिच्छेद नहीं हो और बंद वक्र मतलब बंद हो, तो यहाँ पे ये रहा सरल बंद वक्र। बंद वक्र जो सरल नहीं है, तो यहाँ पे देखिए बंद वक्र होना चाहिए और सरल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो सरल नहीं है तो वो तो यही है ना कि सरल नहीं है क्योंकि ये प्रतिच्छेद कर रहा है, और प्लस में बंद है, ठीक है, बंद वक्र जो सरल नहीं है, बंद वक्र है मगर सरल नहीं है। और में बोला सरल वक्र जो बंद नहीं है, ठीक है, सरल वक्र जो बंद नहीं है, तो हमारा ये ऊपर में ये एक ही है ए, जो कि सरल है, ठीक है, लेकिन बंद नहीं है, ओके। अब यहाँ पे एस बच गया, तो बोला सरल वक्र नहीं है, तो सरल वक्र नहीं है तो ये रहा हमारा, ठीक है ना, तो ए का हो जाएगा आर, ओके, तो ये आप देख लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आता है, यहाँ पे सेकेंड नंबर में बोल रहा है उत्तर चतुर्भुज के कोनों की मापों का जो योगफल होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। चतुर्भुज जो भी हो, कोई भी चतुर्भुज अगर 4 भुजा है तो उसका जो टोटली कोनों का योग होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री। तो यहाँ पे उत्तल चतुर्भुज हमने उत्तल अवतल देखा है, तो जिसका मतलब एक विकर्ण बाहर अगर खींचा जाए तो वो होगा अवतल, ठीक है, तो वो सब हमने देखा है। तो जो भी चतुर्भुज होता है जनरली रूप आपको पता है, जनरली जो भी चतुर्भुज होते हैं उनका जो कोण का योग होता है 4 भुजाओं वाले जो होते हैं वो 360 डिग्री होता है, तो इसका हो जाएगा 360 डिग्री, ओके। यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो क्या यह गुण लागू होगा, तो हाँ होगा, चाहे चतुर्भुज कोई भी हो उत्तल ना होता तो भी यहाँ पे 360 ही डिग्री होता, ठीक है। तीसरा में निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण है, तो विकर्ण निकालने का आपका एक सबसे आसान तरीका मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए विकर्ण निकालने का सबसे आसान तरीका आपको माइंड में ये याद रखना, n इंटू एन माइनस 3 और बटा में 2, जहाँ जो n है वो भुजाओं की संख्या है, ठीक है। अगर 3 भुजा वाले हैं तो देखते हैं हम लोग कितना, यहाँ पे ये आप पहले माइंड में सेट कर लिए, ठीक है। यहाँ पे ये जो भी लिखा हुआ है n इंटू एन माइनस 3 बटे में 2, अगर 8 भुजा वाले हैं तो n के जगह पे 8 होगा, और जो भी कैलकुलेट करके आएगा वही आपका आंसर होगा विकर्णों की संख्या, ओके। देन अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक त्रिभुज की, यहाँ पे पूछ रहा है कितने विकर्ण है, तो एक त्रिभुज की, तो हमें पता है त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं होगा, तो हमने जो अभी बताया उस पर हम लोग लागू करते हैं। जैसे कि 3 भुजा है अर्थात n3, तो 3 इंटू 3 माइनस 3 ही तो होगा, n माइनस 3 था बटे में 2 को पता है, यहाँ पे 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 बचेगा, और 0 में से अगर 3 में इंटू होगा तो भी 0 और बटा में 0। अब 0 में हम लोग चाहे कोई भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो कितना आने वाला है, इक्वल में 0 ही आने वाला है, तो इसका संख्या क्या होगा, आंसर इसका क्या होगा 0, ठीक है। अब सेकेंड नंबर में एक उत्तल चतुर्भुज मतलब 4 भुजा, ठीक है। 4 भुजा में वैसे हम लोग जानते हैं कि 4 भुजा इस प्रकार से उत्तल है, और तो इस प्रकार से 2 कोई विकर्ण होगा, तो हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है हमें 10 भुजा 100 भुजा 50 भुजा ऐसे बोल दे, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो चलिए 4 भुजा अर्थात n इंटू अर्थात n 4 हुआ, n इंटू n माइनस मतलब 4 माइनस 3, ठीक है, और बटे में 2। अब क्या होगा
4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा और 1 में 4 से इंटू करेंगे तो 4 ही रहेगा, ठीक है, और नीचे में 2 रहेगा। 2 2 जब 4 हो जाएगा, मतलब कि इसका जो आंसर आएगा 2 आएगा, मतलब 2 विकर्ण होगा इतने भुज में, ठीक है, तो इसका 2 विकर्ण होगा। अब एक सम षटभुज का मतलब, षटभुज का मतलब हो गया 6, ठीक है। अब 6 इसमें हो गया 6, ओके। तो अब हम लोग देखेंगे वही क्वेश्चन, वही लागू करके यहाँ पे देखेंगे कि कितना आता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर 6 भुजा वाले हैं, षटभुज का मतलब 6 भुजा वाले, ठीक है, उसको षटभुज बोलेंगे। सम मतलब इक्वल होगा सभी जगह पे, ठीक है, सभी इक्वल होंगे आपस में, तो सम है। तो 6 यानी n इंटू, क्योंकि 6 भुजा वाले हैं ना, तो n इंटू n माइनस 3, मतलब 6 माइनस 3, क्योंकि n की जगह पे 3 है और बटा में 2। अब यहाँ पे देखें तो 6 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, यानी 6 इंटू 3 और बटे में फिर से 2, 6 18 बटे 2, और 18 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। इसका मतलब 9 विकर्ण होगा इसका, ठीक है। सपोज हमारे पास अगर बोलता 12 भुजा वाले, तो 12 यहाँ पे लिखते 12 इंटू 12 माइनस 3 और बटे में 2 हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे 12 में से 3 घटता तो 9 बचता है ना, 9, और 9 से अगर डिवाइड करते हैं हम लोग 12 गुना 9 यहाँ पे रहता है, इस प्रकार से 2 से डिवाइड करें, 2 छक्के 12, 9 छक्का 54 विकर्ण। तो इस प्रकार से हम लोग इजीली बता सकते हैं कितना विकर्ण है, पार के उस फिगर को पार के उसमें कितना विकर्ण पार के गिनना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको इजीली बन जाएगा, खाली आपको याद रखना n इंटू n माइनस 3 बटे 2। सो अब हम लोग यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन देंगे। तो सम बहुभुज क्या है, ओके, सम बहुभुज क्या है ये तो आपको पता है, तो आप लिख लीजिएगा। सम बहुभुज का हमने पीछे डेफिनेशन भी देखा, तो वही आपसे पूछ रहा है कि सम बहुभुज क्या है, तो वो आपको लिख देना है, ठीक है। ये 4था नंबर क्वेश्चन है। और वो डेफिनेशन लिखने के बाद में आपसे यहाँ पे पूछ रहा है एक सम बहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हो। तो आपको सम बहुभुज का मतलब क्या होता है, जिसका समान भुजा हो और समान कोण हो, ओके, समान भुजा हो और समान कोण हो, उसको हम लोग सम बहुभुज कहते हैं। तो 3 भुजा ऐसी कौन आकृति है जिसकी तीनों भुजा इक्वल हो और तीनों कोण इक्वल हो, तो हमारे दिमाग में आता है वो है समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज 3 टाइप से होता है भुजा के आधार पे, क्योंकि यहाँ पे भुजाएं के आधार पे है। एक होता है समद्विबाहु जिसका 2 भुजा इक्वल होता है, एक होता है विषम बाहु जिसका कोई भी भुजा इक्वल नहीं होता है, और एक होता है समबाहु जिसका तीनों भुजा इक्वल होता है और तीनों कोण इक्वल होता है 60-60 डिग्री का। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, जिसका 3 भुजा होता है, और ये एक समबाहुभुज है, ठीक है ना। ये भी एक बहुभुज है जो कि समबाहुभुज है, मतलब तीनों भुजा बराबर है, तीनों यानी सम कोण भी बराबर और भुजा भी बराबर होते हैं, और उसी को हम लोग सम बहुभुज भी कहते हैं, जिसका दोनों चीज़ इक्वल हो। अब आता है 4 भुजाएं जिसका हो, तो 4 भुजा वाले एक ही है, और वो है आपका सम चतुर्भुज, ठीक है ना। एक सम चतुर्भुज जिसका 4 भुजा जो होता है वो इक्वल होता है, ठीक है, पार्श्व भुजा जो भी होते हैं इक्वल होते हैं, और 90 डिग्री का कोण बनता है। और इसको हम लोग वर्ग जैसे होता है, एक वर्ग भी होता है वो भी इक्वल ही होता है, ठीक है ना। चारों भुजा उसका भी इक्वल होता है, चारों कोण भी इक्वल होता है, तो यहाँ पे हम लोग वर्ग भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग चतुर्भुज का प्रकार पढ़ेंगे अगले पार्ट में, या फिर हम थोड़ा सा बात कर लेंगे, इसमें भी थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम उसको देखेंगे, ठीक है ना। तो चतुर्भुज का टाइप। अब यहाँ पे देखिए इसके अलावा पूछा है यहाँ पे 6 भुजा हो, तो 6 भुजाएं वाला बहुभुज जो कि सम हो, तो सम षष्ठभुज कर दीजिएगा, ठीक है। क्या यहाँ पे षष्ठभुज का लिखा हुआ ना, सम षष्ठभुज, यहाँ पे ऊपर में था ना अभी सम षष्ठभुज, यही हो जाएगा इसका आंसर, सम षष्ठभुज। मतलब सम का मतलब ही हुआ इक्वल, और षष्ठभुज मतलब कि 6 भुजा, ठीक है, तो सभी 6 भुजा इक्वल होंगे। उसी प्रकार से 8 है तो 8 भुजाएं इक्वल होने चाहिए, तो सम लगा देंगे, सम अष्टभुज, ओके। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सम अष्टभुज, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ओके। तो देन आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा चतुर्भुज का टाइप, ठीक है। तो वैसे हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसमें भी हम लोग चतुर्भुज के बारे में बात करने वाले, लेकिन यहाँ पे चतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए हम लोग थोड़ा सा चतुर्भुज के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। क्रमगत भुजाएं ए बी, ये तो भुजा के बारे में हम लोग बता चुके, आसन भुजा ये सब सभी जो भी विकर्ण वगैरह था सभी बता चुके, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला जो चतुर्भुज का टाइप होता है वो समांतर
या फिर समानांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं। जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो उसे हम लोग चतुर्भुज को समानांतर चतुर्भुज करते हैं। ABCD एक समांतर चतुर्भुज जिसमें ABDC और AB ये सब समानांतर है, ठीक है, ये सभी समानांतर है। यहाँ पे ABCD जिसमें ABDC, ठीक है ना, AB और ये DC जो हुआ ये और AC और ये BD ये दोनों आपस में समानांतर है। ओके, अब यहाँ पे आयत देखते हैं। तो आयत वह चतुर्भुज जिसका आमने सामने की भुजाएं क्या होता है, आमने सामने के प्रत्येक आमने सामने की भुजाएं तथा समान तथा प्रत्येक कोण समकोण हो उसे आयत कहते हैं। समकोण मतलब 90 डिग्री हो या समानांतर या एक समानांतर चतुर्भुज भी है, ठीक है, क्योंकि इसमें ये देखिए तिरछा टाइप से है ना, तो ये समानांतर है, ये दोनों भी आपस में समानांतर, तो इसमें भी ये भी तो समानांतर ही है, ठीक है ना। तो ये दोनों आयत हुए। यहाँ पे देखिए ABDC और ACBD ये इक्वल है। अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखें। समचतुर्भुज उस चतुर्भुज को समचतुर्भुज कहते हैं जिसका पार्श्व भुजाएं बराबर हो और समूह कोण बराबर हो, यानी सामने वाले ये जो कोण है वो बराबर हो तथा विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हो। समकोण पर मतलब 90 डिग्री ऐसे बनता होगा यहाँ पे, ठीक है, इस समचतुर्भुज भी कहते हैं, ठीक। तो ये है समचतुर्भुज, इसका चारों इक्वल भुजा होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ इसीलिए AB बराबर BC CD बराबर AD ऐसे लिखा हुआ है ना, तो सभी आपस में क्या इक्वल है। उसी प्रकार से वर्ग है वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, ठीक है, चारों भुजा इक्वल होंगे इसमें भी और प्रत्येक कोण जो होगा वो समकोण अर्थात 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे सभी को दर्शाया गया, सभी इक्वल है। उसके बाद हमारा जो आता है समलंब चतुर्भुज, क्या होता है, उस चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहते हैं जिसकी दो भुजाएं समानांतर होता है, एक ये AB और एक यहाँ पे ये CD हो गया जो समानांतर, इसमें इस प्रकार से भी पारा जा सकता है इसको, ठीक है ना, इस प्रकार से भी पारा जा सकता है इसको, इस प्रकार से, ठीक है, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी पारते हैं, इस प्रकार से एक होता है और एक ऐसे होता है, ठीक है। तो ये दो भुजा है ना वो हमारा समानांतर होना चाहिए। ओके, तो ये समलंब होता है। तो यहाँ पे ABCD एक समलंब चतुर्भुज जिसमें AB पैरेलल है DC का, मतलब AB समानांतर है DC का। ओके, तो यहाँ पे हम लोग वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो भाई वीडियो को अगर देख रहे हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए चलो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलो मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।